बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहेवियरल साइंसेस का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिहेवियरल साइंसेस, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू एन एक्शन। बिहेवियर एक ऐसा रिस्पॉन्स है किसी ग्रुप की तरफ, किसी इंडिविजुअल की तरफ और किसी पर्सन की तरफ, उसके इन्वायरमेंट और स्टिमुलस की तरफ जो रिस्पॉन्स मिले उसकी तरफ से, तो वो हमारे लिए बिहेवियर कहलाएगा। बिहेवियर वो चीज़ है जो पर्सन एवरीथिंग, जो पर्सन हर चीज़, हर वो काम जो पर्सन करता है वो बिहेवियर में आता है। बिहेवियर को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। बिहेवियर साइंस होता क्या है? बिहेवियर साइंस ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये सोशल साइंस की एक ब्रांच है जो कि स्टडी करती है, ऑब्ज़र्व करती है और एक्सप्लेन करती है ह्यूमन बिहेवियर को। आइदर सिंगल इंडिविजुअल, बेशक वो एक है, एक पर्सन है, या फिर पूरा ग्रुप है, उन सब का बिहेवियर को एक्सप्लेन करना बिहेवियर साइंसेस है। सोशल साइंसेस क्या है? स्टडी ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के बारे में स्टडी करना, इसकी एक्टिविटीज़, इसके रिलेशनशिप्स इंडिविजुअल्स के साथ कैसे हैं, ग्रुप के साथ, किसी सोसाइटी में कैसे उसके बारे में स्टडी करना सोशल साइंसेस कहलाता है। कंबाइनिंग नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी विद स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, इन तीनों के साथ जो नॉलेज कंबाइन करते हैं रिसर्च करके, कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, अब बिहेवियर साइंटिस्ट के वर्क से पता चल सकता है, या किसी कम्युनिटी और इंडिविजुअल जिसके थ्रू हम बिहेवियर को एग्जामिन करें और डिसीजन लें, तो वो हमारा बिहेवियर साइंसेस होगा। ठीक है। इसकी कुछ डोमेन्स भी हैं, जैसे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? ये ह्यूमन की माइंड की स्टडी को कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन माइंड की, और इसकी कुछ फंक्शंस हैं, पर्सनैलिटी है, लर्निंग है, इसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी मेनली फोकस करती है किसी पर्सन की इंडिविजुअल पे। ठीक है। अब सोशियोलॉजी क्या है हमारे पास? सोशियोलॉजी किसी डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, किसी भी ह्यूमन सोसाइटी की कैसे डेवलपमेंट हुई है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो फंक्शंस क्या परफॉर्म कर रहा है, इसकी स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहेंगे। सोशियोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी है किसी सोसाइटी की और उसके सोशल रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं सोशियोलॉजी में, और सोशल इंटरेक्शन कैसे हैं, उनका कल्चर क्या है, ये सब क्या है, सोशियोलॉजी है। अब आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी डोमेन है जिसमें ओरिजिन, हिस्ट्री, मैकेनिज़्म, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ह्यूमन कल्चर का स्टडी किया जाता है। जैसे उसके ह्यूमन कल्चर में उसका कल्चर नॉलेज, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी कस्टम क्या है, उसकी जितना भी वो तहज़ीब, वो तमद्दुन है, उसको हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इथोलॉजी क्या है? इथोलॉजी एक ऐसा बिहेवियर है नॉन ह्यूमन स्पीशीज़ का। अब हम ह्यूमंस के, इंसानों के अलावा जिन जानदारों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसको मैथोलॉजी बोलेंगे। इकोलॉजी। इकोलॉजी ह्यूमन बींग्स का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसको इकोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी, इन्फेक्शन, स्टडी ऑफ इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। कौन से डिजीज़ इन्फेक्शन कर सकते हैं और कौन से डिजीज़ इन्फेक्शन नहीं करते, इन दोनों के बारे में स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। Importance of behavior science to health. Etiology of illness, presentation of illnesses, physician patient interaction, पेशेंट की और फिजिशियन की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसी है, डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, हेल्थ के बारे में पता करना, सोशल और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट्स, सोशल और कल्चर इश्यूज़ हमारी हेल्थ केयर में कैसे हैं, कितने हैं, इन सब की इम्पोर्टेंस हम बिहेवियर साइंस से पता लगा सकते हैं।
बायो सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। बायो सोशल मॉडल और अप्रोच दोनों कंसीडर करते हैं बायोलॉजिकल पर, साइकोलॉजिकल पर। जो भी हमारी थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, बिहेवियर हैं, इसे हम साइकोलॉजिकल कहेंगे। और सोशल फैक्टर्स इसके और इनका इंट्रैक्शन हेल्थ के साथ, इलनेस के साथ कैसा है, इसको हम बायो साइको सोशल मॉडल कहेंगे। मतलब इसमें 3 चीज़ें, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, 2 चीज़ें आती हैं। सॉरी। हिस्ट्री ऑफ बायोसाइको सोशल मॉडल क्या है? बायोसाइको सोशल मॉडल जो है वो ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी एविडेंस जो है एंशियंट एशियन से हम ले सकते हैं। 2600 BC एंड ग्रीक 500 BC सिविलाइजेशन से इसके एविडेंस लिए गए थे। मॉडल जो है इसका जॉर्ज एल और एंजल ने थ्योराइज किया था। He believed that to better understand and help patients, clinicians must attend simultaneously to the biological, psychological, social dimensions of the illness। कि किसी भी बीमारी की बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कैसे उसको अटेंड करना है किसी पेशेंट को, तो हम इस मॉडल से समझ सकते हैं कि किसी पेशेंट को किस तरह से डील करना है। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट है वो हमारी लैंग्वेज का नहीं है, तो हमें उसकी लैंग्वेज को जानने के लिए थोड़ा सा उसके बारे में स्टडी करना होगा, उसके माइंड को चेक करना होगा कि ये कैसे बिहेव करता है। तो उसके बारे में, सबके बारे में, उसका साइकोलॉजिकल, उसका बायोलॉजिकल, उसका रहन सहन भी, और उसका सोसाइटी में वो कैसा है, और उसका ब्रेन साइको वो लेवल पे किस तरह सोचता है, इन सब की डायमेंशंस के इलनेस से हम इसकी ट्रीटमेंट दे सकते हैं इस पेशेंट को। द बायोसाइको सोशल मॉडल, बायोसाइको सोशल मॉडल जो है ना वो प्रपोज करता है कि हेल्थ और इलनेस कैसे अफेक्ट करती है बायोलॉजिकल को, साइकोलॉजिकल को, सोशल फैक्टर्स को, इनके इंट्रैक्शंस को कैसे अफेक्ट करती है। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जैसे जेनेटिकल मेकअप, डिसऑर्डर, बायोकेमिकल एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल, न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, सेलुलर डिसफंक्शंस, exposure to pathogens, bacteria, virus और microorganisms that can cause disease। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो है ना उनमें क्या चीज़ें इंक्लूड है, इनकी थॉट्स, कॉग्निशंस जिसको हम कॉग्निशन कहेंगे बिहेवियर साइंसेस में, फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनका बिहेवियर, ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। जबकि सोशल फैक्टर्स में क्या चीज़ें इंक्लूड है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर, सोसाइटी की, इनका इंट्रैक्शन इनके फ्रेंड्स के साथ कैसा है, इनकी फैमिली के साथ कैसा है, ये सारे सोशल फैक्टर्स हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ बायो सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। The process of diagnosis must consider the interaction of biological, psychological, social factors। बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं, किसी भी डायग्नोस को पता लगाने के लिए जो बायोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं, इनके बारे में हमें स्टडी करना ज़रूरी है। और फिर उसके पर्सन के बारे में पता हो कि कैसा सोचता है, कैसे इसकी रहन सहन है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसका साइकोलॉजिकल माइंड कैसा है, इसके सोशोलॉजी फैक्टर्स कैसे हैं, इनके बारे में पता होना ज़रूरी है। तभी हम उसको ट्रीटमेंट दे सकेंगे। और पेशेंट का और हेल्थ केयर जो पार्टिसिपेंट्स है, डॉक्टर और पेशेंट का आपस में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। ड्यूरिंग पेशेंट सेंटर्ड, अब पेशेंट सेंटर्ड इंटरव्यूइंग हिस्ट्री टेकिंग में क्या होगा कि फिजिशियन है ऑब्टेन अ पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन, किसी भी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन ले रहा है, रिप्रेजेंट्स विद इन द 3 कंपोनेंट्स, तो वो ये 3 कंपोनेंट्स के अंदर लेगा, बायो, साइकोलॉजिकल एंड सोशल मॉडल। जैसे एग्जांपल है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की, रिसीविंग द न्यूज़ ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ठीक है, a psychological event that cause immediate biological changes and later has psychological, biological, social consequences। न्यूज़ ये है कि कैंसर की डायग्नोज है, ब्रेन सेंसरी कॉर्टेक्स साइमल्टेनियसली रजिस्टर्ड दी इंफॉर्मेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंज आर हार्ड टू पॉइंट फास्टर फियर ऑफ डेथ। देखो अगर एक पेशेंट है, उसको कैंसर हो जाता है, अगर हम उसको
बता देंगे कि आपको कैंसर हो गया है, तो क्या होगा, वो पेशेंट इतना सीरियस हो जाएगा, तो वो भी उसकी मौत आई भी नहीं है, उसको पता है कि कैंसर से डेथ हो जाएगी, मेरी डेथ अकर है, बट उसको इतना इसका इसका खौफ नहीं होगा अगर उसको ये ना पता हो कि मुझे कैंसर है। और अगर हम उसको बता देंगे तो वो एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी पेशेंट बन जाएगा, तो शायद वो अपनी मरने से पहले ही वो मर जाए। तो इससे बेटर ये है कि आप उसकी साइकोलॉजिकल चेक करें कि उसको कोई डर तो नहीं होगा, या उसको पहले से पता तो नहीं इसको कैंसर डायग्नोज है, तो उसको रिवील करें, वरना इसके सीक्रेट को रिवील ना करें, उसके फैमिली मेम्बर्स को बता दें, बट उस पेशेंट को मत बताएं कि उसको कैंसर है। तो ये हम बिहेवियर साइंसेस में पढ़ते हैं। जिस तरह एक और केस है हमारे पास, एक 53 ईयर्स ओल्ड मैन है जो कि एमरजेंसी रूम में है चेस्ट पेन के साथ, ठीक है। तो इट इज़ डिटरमाइंड दैट ही हैड अ हार्ट अटैक। तो डैमेजिंग जॉब्स दैट इज़ accompanied बाय हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अगर उसको ये बता दिया जाए कि उसे हार्ट अटैक आया है, वो वैसे ही इमरजेंसी रूम में है, उसको पता है मेरी चेस्ट पेन हो रही है, बट उसके पास इतना नॉलेज नहीं है कि उसे पता है कि हार्ट अटैक मुझे आया है कि नहीं आया। अगर उसको ये बता दिया जाए तो उसका क्या होगा, उसका स्ट्रेस लेवल और फ्रीक्वेंट लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा। ही स्मोक्स टू डील विद हिज स्ट्रेस, ईट्स पुअरली एंड रेयरली एक्सरसाइजेस, ठीक है। ही इज़ मैरिड एंड ही हैज़ 2 चाइल्ड, ये मैरिड भी है, इसके 2 बच्चे हैं, बट सीज हिज फैमिली इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज ऑफ हिज जॉब। वो अपनी जॉब की वजह से अपनी फैमिली पे भी तवज्जो नहीं दे सकता। ही एंड हिज वाइफ हैव बीन फाइटिंग, ये सिनेरियो है, बेस क्वेश्चन है हमारे पास। तो been fighting more than usual and he feels distance from his children. He was recently diagnosed with hypertension, और इसे पिछले ही दिनों पता चला इसको हाइपरटेंशन भी है, ये ओवरवेट भी है। अब इसको चेस्ट पेन शुरू भी हो गई और ये एमरजेंसी में एडमिट भी है। फिर हम यूजिंग अ बायोसाइकोलॉजिकल अप्रोच ऑफ 3 डोमेन्स, फिर हम ये 3 डोमेन्स इसकी यूज़ करके उसको ट्रीटमेंट देंगे। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। बायोलॉजिकल, उसके स्ट्रेस हार्मोन्स की एक्सपोजर, सिगरेट स्मोकिंग हैव डैमेज सेल, हार्ट एंड आर्टरीज। हम उसे बताएंगे कि जो सिगरेट आप स्मोक करते हैं उसकी वजह से आपका हार्ट और आर्टरीज दोनों डैमेज हो रही हैं। साइकोलॉजिकल इस तरह बताएंगे, मेल एडेप्टिव कॉपिंग, ही यूज मेल एडोप्टिंग कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड अनहेल्दी बिहेवियर्स। इसका बिहेवियर अनहेल्दी था, इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। किसका बिहेवियर, जो इंसान का साइकोलॉजिकल बिहेवियर है वो उसका ठीक नहीं था। उसमें वो स्मोकिंग करता था, पुअर डाइट था, वो अच्छे से खाता नहीं था, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल इनएक्टिविटी उसको स्ट्रेस की तरफ ले जाएगी। अब तीसरी बात क्या है, सोशल। सोशली इस तरह कि स्ट्रेसफुल वर्क इन्वायरमेंट उसका स्ट्रेसफुल था। ही स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स, और उसका अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ भी कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में भी गया। हाइपरटेंशन थी उसको एक, वो फिर उसकी स्मोकिंग की वजह से वो हार्ट पेशेंट भी बन गया, उसकी आर्टरीज भी ब्लॉक हो गई उसकी स्मोकिंग और पुअर डाइट की वजह से। तो इस सिनेरियो का ये हमारे पास आंसर है। अब सिस्टम ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व इन बायोसाइकोलॉजिकल मॉडल, एक CNS है, दूसरा PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 2 सिस्टम्स आगे आते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में किसी बॉडी को रिस्पॉन्ड करना, एमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करना, प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिएक्शंस टू स्ट्रेस, किस तरह स्ट्रेस है उसकी तरफ रिएक्ट कर जाना, ये सिंपैथेटिक में आएगा। इज कंसर्न विद दी यूटिलाइज ऑफ एनर्जी एंड कैटाबॉलिक सिस्टम, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट्स एंटागोनिस्टिकली विद दी सिंपैथेटिक, मतलब सिंपैथेटिक की ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक है। रिस्टोर दी बॉडी टू नॉर्मल स्टेट, अपनी बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लाना, एनाबॉलिक सिस्टम भी इसको कहते हैं। सिंपैथेटिक को कैटाबॉलिक और पैरा को हम पैरासिम्पैथेटिक को एनाबॉलिक सिस्टम भी बोलेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है हमारे पास, कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास नर्वस सिस्टम आता है जो कि कंट्रोल कर रहा होता है हमारी सारी बॉडीज की एक्टिविटीज़ को। एंडोक्राइन सिस्टम में डक्टलेस ग्लैंड इन्वॉल्व हैं, सिक्रीट हार्मोन जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करवाते हैं, वो जाके ब्लड में और ट्यूब में और डक्ट में फंक्शंस परफॉर्म करते हैं।
रेगुलेटेड बाय दी हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस से और पाइट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, हार्ट पे, ब्लड वेसल्स पे और ब्लड पे ही कंसिस्ट करता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। आर्टरीज जो है ना वो क्या करती हैं, ब्लड लेती हैं हार्ट से और ऑर्गन्स को देती हैं और टिश्यूज़ को देती हैं, जबकि वेन्स जो है ना वही ब्लड वापस करती हैं हार्ट को ऑक्सीजन लेने के बाद। लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं, जाहिर सी बात है लंग्स से ऑक्सीजन लेगा और वो हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा, ये वेन्स परफॉर्म कर रही होती हैं। दी हार्ट क्या है, कार्डिक साइकिल है, इसमें सिस्टोलिक साइकिल और डायसिस्टोलिक। कार्डिक साइकिल क्या है, रिथमिक फेजेस ऑफ द कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो कंट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का फेज हो रहा है रिथमिकली, तो वो कार्डिक साइकिल है। अब सिस्टोलिक साइकिल क्या है कि ब्लड को पंप आउट कर देना हार्ट से, सो ब्लड प्रेशर इन साइड दी वेसल्स इंक्रीज। अब जब ब्लड पम्प्ड आउट हो रहा है तो क्या हो रहा है, वेसल्स का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना वेसल्स में से, तो ये हमारा सिस्टोलिक साइकिल हो गया। और डायसिस्टोलिक ये करता है कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट मसल रिलैक्स करता है और ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर फेंकता है। द रिस्पायरेटरी सिस्टम में फंक्शंस ऑफ रिस्पायरेशन आता है और ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। टू टेक इन ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना, कंपोजिशन ऑफ ब्लड को रेगुलेट रखना, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शंस हैं। और ऑर्गन इसमें जो इन्वॉल्व है, नोज, माउथ, फेरिंग्स, ट्रैकिया, डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स एंड लंग्स एक्सेट्रा। इंस्पायरेशन क्या है, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन इज पैसिव है। ठीक है, रोल्स ऑफ डॉक्टर का क्या रोल है, प्राइमरी प्रिवेंशन, कि वो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या रहेगा, रिस्क फैक्टर एजुकेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या लेगा कि वो अर्ली डिटेक्शन, वो अर्ली से जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा। टर्शरी प्रिवेंशन उसकी ये होगी, इन्हेंस द डिग्री ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन किस तरह से इन्हेंस करवाना है। हेल्थ प्रमोशन और वेलनेस क्या होगी कि वो अपनी हेल्थ एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए बॉडीज मास्टर कंट्रोलिंग एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम है। इसके 3 फंक्शन है, सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। सेंसरी इनपुट क्या है, इंफॉर्मेशन और सेंसरी रिसेप्टर से जो आ रही है, और इंटीग्रेशन क्या है, हमारा प्रोसेस और इंटरप्रेट्स की सेंसरी इनपुट, जबकि मोटर आउटपुट क्या है, एक्टिवेट्स अफेक्ट्स ऑर्गन्स टू कॉज आर रिस्पॉन्स। सेंसेशन की डेफिनेशन हमारे पास है कि ऐसी एबिलिटी जो डिटेक्ट करे स्टिमुलाई को किसी भी इन्वायरमेंट की तरफ, सेंसेशन कहेंगे, मतलब जो सेंस है हमारे पास। जैसे कि सेंसेशन हमें मिली है कोई पेन होना, अब कोई नीचे कील पड़ा हुआ है, एकदम से हमें पेन थोड़ा सा होगा, हम पाँव हटा लेंगे, ज़ख्मी होने से बच जाएगा, तो ये हमारे पास एक सेंस है। जैसे टेम्परेचर है, किसी भी गर्म हम पॉट्स को हाथ लगाएं, हाथ लगाने से पहले ही उसका टेम्परेचर पता चल जाएगा कि ये गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ पीछे कर लेंगे। प्रेशर क्या है और टच है, जैसे प्रेशर है, टच है। ठीक है, स्पेशल सेंसेस हमारे पास 5 हैं, साइट देखना, हेयरिंग सुनना, टेस्ट हमारा क्या है, स्मेल करना, और ओरिएंटेशन इन स्पेस क्या है, प्रोप्रियोसेप्शंस मतलब टचिंग। आवर सेंसेस कॉन्टीन्यू प्रोवाइड अस विद, हमारे सेंसेस क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे सराउंडिंग्स के बारे में। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो हमारा लाइक आई सेंस ऑर्गन है, एक नोज़ जो है और टंग जो है ये भी सेंस ऑर्गन है। आई से हम देखते हैं, नोज़ से हम स्मेल करते हैं, टंग से हम टेस्ट करते हैं, ये हमारे ऑर्गन्स हैं, रिसेप्टर्स भी हैं। और इसमें स्टिमुलाई है। ठीक है, स्टिमुलाई क्या है, लाइट स्टिमुलाई है, साउंड भी स्टिमुलाई है, टेम्परेचर भी स्टिमुलाई है, जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और नर्व इम्पल्स चेंज करते हैं। द सिग्नल इज़ देन ट्रांसमिटेड, फिर यही सिग्नल जो ट्रांसमिट करवाता है न्यूरॉन टू दी अफेक्टेड ऑर्गन्स, अफेक्टेड ऑर्गन्स की तरफ। फिर अफेक्टेड ऑर्गन्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। नहीं, दिस सिग्नल इज़ इंटरप्रिटेड, फिर इंटरप्रिटेड सिग्नल होगा और फिर वी बिकेम एज कॉन्शियसली अवेयर ऑफ अ सेंसेशन, और फिर हमें अपनी सेंस के बारे में रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि क्या हमारी सेंस है। थैंक यू।